Hello friends, myself Gurdeep and welcome to Advanced Agricultural Classes. Today in this lecture we will see how the soil originated, how it is formed and how it is developed. So let us start today's lecture. पिछले लेक्चर में हमने देखा कि सॉइल क्या है, सॉइल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है, सॉइल ओरिजिन्स क्या है, वर्टिकल प्रोफाइल क्या है और सॉइल कलर कैसे डिपेंड करता है, कैसे कैसे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो आज हम डिटेल में सॉइल ओरिजिन एंड सॉइल डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे कि सॉइल एक्चुअली कैसे बनी है, किन किन रॉक से मिलके बनी है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो सॉइल को डिफ़ाइन किया था, सॉइल हमारा ऐसा मटेरियल है जिसमें जो कि प्लांट्स के लिए प्लांट की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स देता है और प्लांट्स को और सभी जीवों को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो सॉइल्स आर ए वेरी स्लो रिन्यूएबल रिसोर्स। सॉइल को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इट टेक्स हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर ए सॉइल टू डेवलप। सॉइल को बनने में, फ्यू सेंटीमीटर्स बनने में 100 से हज़ारों साल तक भी लग सकता है। बाय दे डू ग्रो, चेंज एंड डेवलप ओवर टाइम। मतलब कि कैसे वो ग्रो होती है, कैसे उसमें चेंजेज आते हैं, कैसे कैसे उसमें डेवलपमेंट होता है, इन सब में हज़ारों साल लग जाते हैं। जो हमारी सॉइल है वो कैसे बनती है। रॉक, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। तो सॉइल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं और रॉक्स हैं। तो रॉक क्या है? सॉलिड बेड रॉक ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट का जो सॉलिड बेड रॉक है उसको हम रॉक बोलते हैं। इज ब्रोकन डाउन टू पेरेंट मटेरियल। बेड रॉक्स थे, इस तरह हमारे जो रॉक्स थे, एक रॉक था वो पेरेंट मटेरियल में ब्रेक डाउन हो गया, पेरेंट मटेरियल में वो थोड़े स्मॉल रॉक्स में ब्रेक हो गया। उस स्मॉल रॉक्स पे वेदरिंग हुई, डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो हमने उसको फर्दर सॉइल बोल दिया। जब ये पेरेंट रॉक्स थी, जब उसका डिग्रेडेशन हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ, वेदरिंग हुआ, तो वो छोटे मटेरियल में टूट गई और जब फिर से उसका वेदरिंग हुआ तो वो सॉइल में कन्वर्ट हो गई। तो रॉक इज सॉलिड बेड रॉक विच मिक्सचर ऑफ मिनरल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड प्रॉपर्टीज। जो रॉक है वो सॉलिड बेड रॉक है जिसमें कि बहुत तरह के मिनरल्स और उसकी डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मिनरल क्या है? प्योर इनऑर्गेनिक एलिमेंट और कंपाउंड ऑफ ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, यूजुअली क्रिस्टलाइन इन फॉर्म। तो जो मिनरल क्या होते हैं, ये या तो प्योर इनऑर्गेनिक एलिमेंट है और कंपाउंड है। प्योर इनऑर्गेनिक एलिमेंट मीन्स, प्योर मीन्स कि दे ओनली कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट। और सिंगल नाइट्रोजन है वो हमारा एक प्योर इनऑर्गेनिक एलिमेंट है, इसमें कोई भी दूसरा जुड़ा हुआ चीज़ नहीं है। जैसे हमारा ऑक्सीजन है, ये भी एक प्योर है। फिर पोटेशियम है, तो ये सिंगल प्योर इनऑर्गेनिक एलिमेंट है। और जब हम इनके साथ कोई दूसरे और भी इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे या इनकी दोनों की केमिकल रिएक्शन होने के बाद एक NO2 अगर सपोज बन जाता है हमारा, तो वो एक कंपाउंड हो जाता है। एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही वो केमिकली रिएक्ट कर सकते हैं ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाने के लिए। तो NO2 जो बना हमारा वो एक प्योर इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया और जो सिंगल एलिमेंट हो गया वो प्योर इनऑर्गेनिक एलिमेंट हो गया। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स आर डिजोल्व आयंस इन वाटर कॉल्ड द आयन सॉल्यूशन, सॉइल सॉल्यूशन। तो जो न्यूट्रिएंट्स है वो जब ये सब आयंस होते हैं, दोनों का नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का हम फॉर्मेशन करते हैं, जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का कैटायन और एनायन मिलते हैं, दोनों एक कंपाउंड बनाते हैं। तो जब हम इस कंपाउंड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो फिर से ये अपने बेसिक एलिमेंट्स में या कंपाउंड्स में इसमें टूट जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो नाइट्रोजन पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे हमारा नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरह से जब ये फिर से आयंस में टूट जाएंगे तो इनको हम सॉइल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो उसके बाद हमारा रॉक्स का है, उसकी 3 मेजर क्लासिफिकेशन है। कौन कौन सी रॉक्स हैं? इग्नियस रॉक्स है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स है। तो इन तीनों का क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले हम इग्नियस रॉक देखते हैं। तो ये इग्नियस रॉक्स कैसे बनती है? जब हमारा अर्थ में से जब मैग्मा निकलता है, मोल्टन मैग्मा गर्म रहता है, तो जब वो धीरे धीरे कूल होता है, तो कूल होने के बाद वो जो लिक्विफाइड होता है वो सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, वो सॉलिड बन जाता है। तो जब मोल्टन मैग्मा सॉलिड हो जाता है तो इस तरह से जो रॉक बनती है उसको हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं। सेकंड जो सा क्लासिफिकेशन है सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है? डिपॉजिट्स ऑफ मड एंड सैंड थ्रू विंड एंड वाटर इरोजन दैट आर सीमेंटेड टुगेदर बाय केमिकल्स और प्रेशर।
तो जो हमारी मड होती है, सैंड होती है, तो जब हम उनको दोनों को कहीं पे डिपॉजिट होती रहती है और वो जम जाती है, फिक्स हो जाती है, और ड्यू टू सम केमिकल्स और ड्यू टू द प्रेशर ऑफ, देन इट कन्वर्टेड टू द सेडिमेंट्री रॉक्स, तो इसको सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। तो दूसरी जो हमारी थर्ड जो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक है, तो वो कैसे बनती है? फॉर्म्ड व्हेन आइदर इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक इज सब्जेक्टेड टू ग्रेट हीट एंड प्रेशर। तो जो हमारी या तो हमारी इग्नियस रॉक दे मीन्स जो कि पेरेंट है रॉक है, जो कि हमारी मैग्मा से बनती है। सेडिमेंट्री रॉक है जब दोनों को बहुत ही हायर प्रेशर और टेम्परेचर दे दिया जाता है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाती है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है इन तीनों रॉक से, इग्नियस रॉक से, मेटामॉर्फिक रॉक से और सेडिमेंट्री रॉक से। तो सॉइल इज फॉर्म्ड व्हेन वेदरिंग ऑफ रॉक अकर्स। तो जब जो हमारी तीन तरह की रॉक्स है अगर उसकी वेदरिंग होती है मीन्स डिसइंटीग्रेशन होता है, जब उनका टूटती है तो उसका सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो ये कितने तरह की वेदरिंग हो सकती है? ये डिफरेंट तरह की वेदरिंग हो सकती है। तो हम देखते हैं, एक एक करके देखते हैं कौन कौन सी तरह की वेदरिंग हो सकती है। सबसे पहले हमारी है फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग का मतलब क्या है? फ्रैक्चरिंग ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। हम जानते हैं कि जब किसी चीज़ को हम हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड होती है, जब हम उसको कूल करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से वेदरिंग होती है कि सपोज हमारी रॉक एक इट इज़ एक्सपोज टू द सनलाइट, जब सनलाइट पड़ती है और हीटिंग ऑफ रॉक टेक्स प्लेस देन इट एक्सपैंड्स। तो जब ये एक्सपैंड होती है तो इसमें कुछ क्रैक्स आ जाते हैं। अगर ये हमारी रॉक इतनी थी, अगर ये एक्सपैंड होती है तो एक्सपैंड होने के लिए इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, मीन्स कि उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, उसका वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा। सिमिलरली जब नाइट टाइम में वो कॉन्ट्रैक्ट होती है हीट कूलिंग होने के बाद, तो फिर से इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो इस तरह इंक्रीज एंड डिक्रीज वॉल्यूम से क्या होता है कि वो रॉक में क्रैक्स आ जाते हैं और टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है। या हम कहें कि किसी कहीं पे रॉक में अगर वाटर कंटेंट अवेलेबल है या वाटर मॉइस्चर है, वो अगर फ्रीज हो जाता है, फ्रीज होने के बाद वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो ये इसका वॉल्यूम इंक्रीज होने के बाद ये फ्रैक्चर कर देती है, क्योंकि इसको एक्सपेंड होने के लिए स्पेस चाहिए। जब ये स्पेस इसके अंदर बनाता है तो एक्सपेंशन होता है, जिससे कि फ्रैक्चरिंग अकर होती है। नेक्स्ट हमारा फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है? इरोजन और वीरिंग डाउन ऑफ रॉक बाय विंड और वाटर। तो ये जो वेयरिंग है विंड और वाटर से हो सकता है। इन फिगर्स में हम देख सकते हैं कि जैसे इस फिगर में देखें, अगर इस पर इस रॉक पर हाई वेलोसिटी विंड को फ्लो हो रही है और जब उस पर उसके स्ट्रोक होते हैं विंड के, तो इससे उसकी एबर्जन होता है, इरोजन होता है। तो इससे भी जो मटेरियल होगा, इसका जो इरोडेड मटेरियल होगा वो सॉइल फॉर्मेशन करेगा। सिमिलरली इस पिक्चर में हम देखते हैं कि जैसे फ्लोइंग ऑफ विंड इज एब्रेजिंग दिस रॉक्स, तो ये रॉक्स के एब्रेजन से या इरोजन से सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वाटर के फ्लो से जो रॉक्स में इरोजन हो रहा है उससे भी सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि ये वाटर है जो इसको फ्लो करके लेके जा रहा है साथ में, और कहीं पे सेडिमेंट को डिपॉजिट कर देगा, जिससे सॉइल फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा वेदरिंग ऑफ रॉक बाय केमिकल वेदरिंग। तो केमिकल वेदरिंग कैसे होती है कि डिसोल्यूशन ऑफ वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ मिनरल इनटू सॉल्यूशन। तो इनका कैसे होता है? अगर हमारा रेन वाटर में कुछ केमिकल्स अवेलेबल है, सल्फर ऑक्साइड अगर हमारे इन्वायरमेंट में ज़्यादा मात्रा में है या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, अगर वो वाटर के साथ, रेन के साथ मिलके नाइट्रिक एसिड बनाते हैं या सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं या सल्फ्यूरस एसिड बना देते हैं, तो उससे हमारा वेदरिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तब वो वाटर रॉक के ऊपर गिरता है तो केमिकल रिएक्शंस होनी स्टार्ट होती हैं, जिससे कि उसकी डिसइंटीग्रेशन और वेदरिंग होता है। तो ये भी एक सॉइल फॉर्मेशन का जरिया है। नेक्स्ट हम जो केमिकल वेदरिंग हो सकती है हाइड्रोलाइसिस से। हाइड्रोलाइसिस मीन्स वाटर रिएक्ट्स विद मिनरल इन रॉक क्रिएटेड न्यू सॉफ्टवेयर कंपाउंड्स। तो अगर हमारा वाटर बिल्कुल प्योर भी है, अगर उसमें कुछ ऐसा सल्फ्यूरस या सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक एसिड नहीं भी मिक्स हुआ है, अगर वो प्योर वाटर भी है, तो वाटर जो रॉक्स में मिनरल्स अवेलेबल हैं उनके साथ भी रिएक्ट कर सकता है। उनके साथ रिएक्ट करने से भी उनको सॉफ्टवेयर कर देता है, जिससे उसका डिसइंटीग्रेशन ईजी हो जाता है, वेदरिंग होना स्टार्ट हो जाता है। इससे भी सॉइल फॉर्मेशन होता है। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है केमिकल वेदरिंग में? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा? तो जब हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो ऑक्सीजन अवेलेबल है अबाउट 21 और 22% वीकन से। तो 21% जो ऑक्सीजन है, जब वो रॉक्स के साथ रिएक्शन करती है, जैसे यहाँ पे देखने की रिएक्शन हो रही है, तो इन रिएक्शन में उसके कुछ नए कंपाउंड्स बनते हैं जो कि सॉफ्टवेयर
नेक्स्ट है वेदरिंग बाय प्लांट्स, दैट इज आल्सो कम फिजियोलॉजिकल और केमिकल बोथ। तो प्लांट्स में कैसा है, जैसे प्लांट्स कहीं पे ग्रो हो रहे हैं तो प्लांट्स की जो रूट्स हैं अर्थ में डाउनवर्ड मूवमेंट करती हैं, तो जो ग्रोथ के लिए स्पेस चाहिए, तो वो जो स्पेस एक्वायर करता है उसमें, तो उससे भी रॉक्स में क्रैक्स आते हैं और जिससे कि सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो और जिस तरह की उसकी रूट विजिंग है, ये हम इस पिक्चर में दिखा रहे हैं कि रूट विजिंग हो रहा है, रूट डेप्थ में जा रही हैं और सॉइल फॉर्मेशन कर रही हैं। नेक्स्ट है लाइकेंस। तो लाइकेंस ऐसे स्मॉल, वी कैन से स्मॉल प्लांट्स आर देयर विच जनरेट सम केमिकल्स ही है, तो ये एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो टर्म है फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉइल फॉर्मेशन। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो पहले तो हम सबसे पहले देखते हैं कि टाइप ऑफ रॉक कौन सी है, कि हमारी पेरेंट मटेरियल कौन सा है, किस मटेरियल से वो बनी है। उसके बाद हम देखते हैं टाइम, कि कितना टाइम हुआ है उसको बनने में, उसके टोपोग्राफिक और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो देखते हैं कि पेरेंट मटेरियल कौन सा है उसका, वहाँ का क्लाइमेट कौन सा है, वहाँ की लाइफ कौन सी है, फ्लोरा फ्यूना उसकी जो सिस्टम है, क्या क्या वहाँ पे टोपोग्राफिक चेंज हो रहे हैं, वहाँ पे क्रॉप से, वहाँ की लाइफ से, उससे भी डिपेंड करता है कि किस तरह की हमारी सॉइल बनेगी। फिर टोपोग्राफी क्या होगी उसकी, फिर उसके बाद टाइम फैक्टर भी एक फैक्टर है जो कि इफेक्ट करता है कि कैसे हमारी सॉइल फॉर्मेशन होगी। ज़्यादा टाइम होगा तो ज़्यादा फाइन सॉइल बनेगी, या ज़्यादा टाइम होने के बाद उसकी डिसइंटीग्रेशन ज़्यादा इजी हो जाएगा या हार्ड हो जाएगा। इस तरह से हम इसमें बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। उसके बाद हम एक एक देखते हैं कैसे कैसे डिपेंड करेगा। फैक्टर अफेक्टिंग दैट पेरेंट मटेरियल, पेरेंट मटेरियल्स आर ब्रोकन अप रॉक्स दैट हैव स्टार्टेड दैट प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। तो पेरेंट मटेरियल का जब वेदरिंग होना स्टार्ट हो जाए तो वो भी सॉइल फॉर्मेशन करना स्टार्ट करती है। तो रेसिडुअल सॉइल्स आर सॉइल फाउंड इन प्लेस। तो कुछ ऐसी सॉइल्स होती जो डिपोजिशन नहीं होता है, कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक उसका डिपोजिशन नहीं होता है, जहाँ पे है वहीं पे पेरेंट मटेरियल की प्लेस पे ही सॉइल्स फॉर्मेशन हो जाती है, इनको हम रेसिडुअल सॉइल बोलते हैं। रेसिडुअल सॉइल्स है बहुत लेस कॉमन है, ये मीन्स जल्दी नहीं मिलती हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो सॉइल फॉर्मेशन होता है दैट इज टेक प्लेस ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय डिफरेंट मीन्स वी कैन से वाटर, विंड, एंड दिस इज आल्सो ए वेरी स्लो प्रोसेस। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ट्रांसपोर्टेड सॉइल मीन्स कैसी होती है, जैसे हमारे ग्लेशियर्स हैं यहाँ पे जो इस सॉइल को इरोजन के साथ में लेके जा रहे हैं, या फ्लोइंग वाटर है, इस तरह के जो फैक्टर्स हैं, या ग्रेविटी से फ्लो हो रहा है, वोल्केनिक एक्शंस है, तो इन सब के एक्शन से जो सॉइल फॉर्मेशन होता है इसको हम डिपोजिशन या ट्रांसपोर्टेशन सॉइल बोलते हैं। नेक्स्ट जो उसका होता है कुमुलोस सॉइल। तो सॉइल दैट एक्यूमुलेट इन वन स्पॉट। तो जैसे सॉइल हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि इनका डिपोजिशन होता है, एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो जब वो एक प्लेस पे एक्यूमुलेशन होने स्टार्ट हो जाते हैं तो इस तरह से जो हमारी सॉइल बनती है तो उनको एक्यूमुलेशन सॉइल बोलते हैं। तो ये जो इस तरह की एक्यूमुलेशन सॉइल किसके अंडर बनती है, वाटर लॉक्ड एरिया में बनती है, क्योंकि वाटर लॉक्ड एरिया में क्या होता है, एरिया हमारा है उसमें टोटली वाटर भरा रहता है, मीन्स दैट वाटर इज बियॉन्ड द नीड ऑफ दैट एरिया, कि उस एरिया की जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा वाटर है वहाँ पे, तो इस ऐसे प्लेसेस पे ये सॉइल का फॉर्मेशन होता है। देन उसके बाद आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसे इफेक्ट करता है, तो क्लाइमेट में सबसे पहले आता है टेम्परेचर। तो अगर कहीं का टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो वहाँ पे वेदरिंग भी डिक्रीज हो जाती है और वहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन स्लो हो जाती है। अगर सॉइल टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो वहाँ पे डिकम्पोजिशन भी स्लो हो जाता है, ऑर्गेनिक मैटर ओवरऑल इंक्रीज होता है। अगर टेम्परेचर हमारा कम है, इसमें नुकसान तो ये है कि हमारी स्लो प्रोसेस होगी, लेकिन फ़ायदा ये है कि हमारी ऑर्गेनिक मैटर जो होगा वो वहाँ पे ज़्यादा बनेगा। नेक्स्ट है रेनफॉल। रेनफॉल कैसे मैटर करती है, इसका इफेक्ट करती है। इंक्रीज रेनफॉल इंक्रीज द लीचिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। मीन्स कि अगर रेनफॉल वहाँ पे ज़्यादा होगी तो जो उसके न्यूट्रिएंट्स होंगे रॉक्स में अवेलेबल वो वाटर में डिज़ोल्व होंगे और उनकी लीचिंग होगी, मीन्स वो पूरे एरिया में डिज़ोल्व हो जाएंगे। अगर रेनफॉल इंक्रीज होती है तो नंबर ऑफ प्लांट्स इंक्रीज होते हैं, जिससे कि हमारा ऑर्गेनिक मैटर भी इंक्रीज करता है। ऑर्गेनिक मैटर इज नथिंग बट इट इज डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर मटेरियल होल। तो ऑर्गेनिक मटेरियल क्या है, हमारा जो प्लांट्स है वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स है। अगर कहीं पे ऑर्गेनिक मटेरियल्स ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे हमारी ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट फैक्टर हमारा लाइफ। तो लाइफ कैसे कैसे उसको अफेक्ट करती है। प्लांट्स आर अफेक्ट सॉइल, ग्रासलैंड वर्सेस फॉरेस्ट। अगर कहीं पे फॉरेस्ट होगा तो वहाँ पे इरोजन ज़्यादा होगा, अगर कहीं पे ग्रासलैंड होगी तो वहाँ पे इरोजन कम होगा।
नेक्स्ट है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी ये है कि वहाँ पे जो जियोग्राफिकल एरिया है उसका क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर वहाँ पे ज़्यादा स्लोप होगा, अगर वहीं पे कहीं पे ज़्यादा स्लोप होगा तो वहाँ पे वेदरिंग और डिसइंटीग्रेशन ज़्यादा होगा, इरोजन ज़्यादा होगा। तो क्या होगा, टॉप एरियाज़ में हमारी सॉइल का डिकम्पोजिशन होगा और लोअर एरिया में एक्यूमुलेशन होगा। तो यहाँ से देख रहे हैं हम कि सॉइल का डिकम्पोजिशन हो रहा है, इसका इरोजन हो रहा है और ये लोअर बॉटम पार्ट में डिपॉजिट हो रही है। देन आस्पेक्ट विच डायरेक्शन ऑफ द स्लोप फेसेस, तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि ये किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। अपोजिट टू द विंड है, इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड है, तो ये कौन से डायरेक्शन में स्लोप है ये भी मैटर करता है। नेक्स्ट है टाइम। तो टाइम क्या है, द लॉन्गर द टाइम द मोर डेवलप्ड द सॉइल प्रोफाइल। अगर टाइम ज़्यादा रहेगा, अगर ज़्यादा टाइम लेगा तो उसका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। हमने इस फिगर में डिफरेंट सॉइल प्रोफाइल्स दिखाई हैं, जो कि ये पेरेंट रॉक है सी में, फिर बी में और उसकी जो न्यूट्रिटिव बी है, ए में उसकी ए हॉरिजन है जिसमें कि हमारे मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, और हमारा ग्राउंड सरफेस है। तो इस तरह से ज़्यादा टाइम रहेगा, जितना टाइम ज़्यादा रहेगा तो ये बेटर से बेटर हमारी सॉइल हमको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिटिव और ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर वाली सॉइल मिलेगी। तो ये तो थी हमारी आज के लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, रॉक्स कितना तरह की होती है और सॉइल फॉर्मेशन को कितने फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जिससे कि हमारी सॉइल फॉर्मेशन में बढ़ावा देते हैं या कम करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। अगर आपने हमारे फेसबुक के पेज और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे भी ज्वाइन कर लें और अपने कमेंट्स ज़रूर बताएं, जिससे कि हम इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकें। आप अपनी क्वेरीज ज़रूर पोस्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।